तो ऐसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी निकालते आता। और रिमेंबर वन थिंग, नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन सिर्फ एसिड और बेस पर पूछे जाते। किस पे पूछे जाते? एसिड और। क्वेश्चंस ऑफ नॉर्मेलिटी आस्क ओनली ऑन एसिड एंड बेस। ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसा? तो जैसे नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं अपन? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला ये है कि आपको जो गिवन वेट होता है, गिवन वेट, उसको डिवाइड करना पड़ता है इक्विवेलेंट वेट से। तो क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला? और नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है? गिवन वेट अपॉन, और इसका फार्मूला क्या? गिवन वेट अपॉन। अब इसमें एक नई चीज पता चलेगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, उसके नाम में है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसमें क्या आ रहा है? इक्विवेलेंट। तो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और नंबर ऑफ मोल, इसमें क्या आ रहा है? मोल। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन। अब गिवन वेट तो गिवन हो गई ना, तब जाके तो नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो क्या है नंबर ऑफ मोल का फार्मूला? यार एक और हर बच्चे का आवाज आना चाहिए, बहुत जल्दी थक जा रहे। मतलब नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है? और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बस सिंपल। आपको एक ऐसा कंपाउंड लेता हूं, जैसे मान लो कि अगर मैंने आपको बोला भाई मेरे पास 4.9 ग्राम H2SO4 है और 100 ml सॉल्यूशन है, तो एक बात बताओ, क्या मुझे H2SO4 का वेट दिया गया? अरे वेट दिया गया ना, 4.9 ग्राम। क्या H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 है? और क्या H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 49 है? कल ही अपन ने देखे थे H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98/2 बेसिसिटी, तो 49 ग्राम है। तो अब 4.9 ग्राम H2SO4 पर से क्या निकाल सकते? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, आप दोनों निकाल सकते। अरे समझा रे? तो नंबर ऑफ मोल भी निकाल सकते और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी निकाल सकते, बस सिंपल निकाल लेंगे। और फिर बाद में क्या करना है? अब आपको वहां पे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन का? ml किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। चलो यार बेटा इधर देखो, ये इधर देखो, मीटर क्यूब, इससे गावरानी में और समझा के नहीं दे सकता मैं, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। और बेटा डेसीमीटर क्यूब को ही लीटर कहते, जैसे इंडिया को ही भारत कहते, और सेंटीमीटर क्यूब को ही ml कहते, इसी को सीसी कहते, जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एक वही है। तो सीसी, ml और सेंटीमीटर क्यूब ये एक ही चीज है, या क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें से हमको वॉल्यूम किस यूनिट में चाहिए? अब वॉल्यूम डीएम क्यूब में दिया हुआ, तो किस यूनिट में दिया हुआ रह सकता? एक तो मीटर क्यूब में देंगे या तो सेंटीमीटर क्यूब में देंगे। तो आपको क्या करना है? मीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, या सेंटीमीटर क्यूब को। अरे समझ में आ रहा है ये? अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया है, तो जो वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया गया उसको हमको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻³ इतना सिंपल है। और सर अगर अपनों को बाकी इन सब का कन्वर्जन पढ़ना है तो वो भी देखेंगे, पर ये तो समझ लो। देखो सिंपल सी बात है, आप है ना, आप हाथ से भी ध्यान में रख सकते हैं, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो जो बड़ा यूनिट है वो मीटर क्यूब है, उससे छोटा डेसीमीटर क्यूब है, उससे छोटा सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपको बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻³ एडजेसेंट छोटे में कन्वर्ट करना है। तो जैसे इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻³, फिर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻³, और इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻⁶। तो अब मीटर क्यूब को काय में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेसीमीटर क्यूब में। डेसीमीटर क्यूब को काय में कन्वर्ट कर सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब में। या मीटर क्यूब को डायरेक्टली काय में कन्वर्ट कर सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब में। जैसे अगर मेरे पास 2 मीटर क्यूब दिया हुआ है, 2 मीटर क्यूब,
तो ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, या इसको मैं लिख सकता 2 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 2 इंटू 10⁻⁶ cc, 2 इंटू 10⁻⁶ ml। अरे समझ में आया? और सर अगर वापस जाना रहा तो निगेटिव, मतलब अगर इसको इधर कन्वर्ट करना रहा तो मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻⁻3, और ये अगर डायरेक्टली कन्वर्ट करना रहा तो मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻⁻6। सिंपल है। अब आप खेलते बैठो, मीटर जिसका उसमें जाए कन्वर्जन कर सकते। अपनी रिक्वायरमेंट तो ये थी। अरे समझ में आ रहा है? तो मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर। अभी जो अपन ने क्वेश्चन देखे थे ये वाला, इसमें वॉल्यूम कौन से यूनिट में है? अरे ml में है ना, तो ml को क्या कहते हैं? अब इसको क्या में कन्वर्ट करना है, तो दिया हुआ कितना है 100 ml, तो ml को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻3, क्या हो जाएगा dm क्यूब। सिंपल। वैसे 100 ml को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन 0.1 dm क्यूब, फिर 200 ml कितना होगा 0.2 dm क्यूब, 300 ml कितना होगा 0.3 dm क्यूब, 400 ml कितना होगा 0.4 dm। सिंपल, इस तरह से होगा कैलकुलेशन। तो वॉल्यूम कन्वर्जन करते आएंगे फिर। अब यहाँ पर हमको वॉल्यूम किस यूनिट में चाहिए था, dm क्यूब, तो अपन ने क्या देखे कि dm क्यूब में दिया तो ठीक है, अगर dm क्यूब में नहीं दिया तो मीटर क्यूब में दिया रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहेगा। मीटर क्यूब को dm क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को dm क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर अगले चैप्टर में हमको ऐसा रहा, जैसे थर्मोडायनामिक्स में जब हम मैकेनिकल वर्क के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, तो वहाँ पर हमको वॉल्यूम के अलग अलग यूनिट कन्वर्जन करते आना चाहिए। ये वॉल्यूम के W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी वाले फार्मूले में हमें कभी कभी वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दिया रहता, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ता। तो किस में भी कन्वर्ट करते आता, आपको सिंपली क्या करना है, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। आगे जाएंगे तो 10⁻³ और पीछे आएंगे तो 10⁻⁻3, और ज़्यादा जंप मार के आएंगे तो 10⁻⁻6, और आगे गए तो 10⁻+6। तो वॉल्यूम, जो वॉल्यूम के कन्वर्जन है यही किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। सेम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना रहा तो मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻3, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻⁻3, 10⁻3, सिंपल। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम और यूनिट ऑफ मास खत्म, और कन्वर्जन। और ये अपने फार्मूले पढ़ो, मोलैरिटी का फार्मूला फिर। मोलैरिटी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या रहेगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर डीएम क्यूब, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल। जैसे ये मोलार है, ये मोलाल है, लाल है ना, हो अम्मी अब्बा का नॉर्मल है, ये कैपिटल एन है, ठीक। तो ये हो गया मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। देखो फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए अपने 2 टीचर जो है ना क्लास पे फाइनल किया आज, जो एडिशनल सब अपने पहले के टीचर भी सब आएंगे। कल से इमरान सर के भी लेक्चर शुरू रहेंगे रिपीटर्स बैच के लिए, फिर धीरे धीरे अदर टीचर्स भी यहाँ पे उनके लेक्चर एज पर देयर टाइम स्टार्ट होंगे, और कुछ नई टीम भी अपन ऐड ऑन कर रहे हैं। तो जो हमने जो 2 टीचर फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए बुलाया, तो ये फास्ट ट्रैक बैच के लिए भी बुलाया और रिपीटर्स और 11 के बैच के लिए बुलाए। तो जिन बच्चों का यहाँ पर पिछला 1 साल का लॉस हुआ, वो लॉस को जैसे अपन केमिस्ट्री में 8 महीने में ले रहे हैं, ऐसा फिजिक्स और बायोलॉजी भी 8 महीने में लिया जाएगा। और ये काफ़ी ऐतिहासिक बैच रहेंगी, क्या 2 साल की पढ़ाई 8 महीने में करके भी अपन एक अच्छा स्कोर तक के पहुँचेंगे।
और रिपीट एस के अंदर आज जो बैच स्टार्ट हुई तो पहले दिन उसके अंदर ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के टोटल 100 बच्चे थे। उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स ऑलरेडी 500 से ज़्यादा है, अपनी क्लास के थे लास्ट ईयर, जिनका 1 साल का पूरा लॉस हुआ। इसके बाद भी दे शो ट्रस्ट ऑन आवर क्लास और रिपीट यहाँ से कर रहे हैं। और उसमें कुछ बच्चे ऐसे जो 700 क्रॉस कर सकते इस साल, और वो करना ही पड़ेगा इस साल अपने को 2024 के लिए। देखो अपन 1 साल ऑफलाइन लिया और 1 साल बंद था क्लास, तब भी सामिद खान नाम का जो स्टूडेंट है अपने क्लास का, उसने 667 मार्क्स लिया है ना। उसने सिर्फ फिजिक्स राठी सर के पास कंटिन्यू करा और बाद में बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है वो पहले 1-2 जगह ट्राई करे पर जमा नहीं, फिर उन्हें ऐप पर से ऑनलाइन पढ़ते गए। तो यार 1 साल ऑफलाइन और 1 साल ऑनलाइन रह के भी वो बच्चे ने 667 मार्क्स लिया। और मेरे ख्याल से अकोला का टॉपर जो उससे 10, 15, 20 मार्क ही आगे है अकोला का। पर अपनी क्लास की ट्रेजेडी ये थी कि उन बच्चों को, अपने यहाँ के बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन 1 ही साल मिला। तो सोचो अगर ऑफलाइन अगर पूरा 2 साल मिल जाता था, और आप समझ सकते फिर क्या सिचुएशन हो सकती थी। तो इस साल भी जो इतिहास था वो यश सोन कुचड़े का 705 मार्क का वो दोहराया जाता था, जिसकी वजह से जो अदर क्लासेस है काफ़ी टेंशन में थे। तो कोई बात नहीं, इस साल करके दिखाएंगे। तो आप ये विल पावर रखो कि आप अभी भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते। देखो सब अपने विल पावर पे डिपेंड करता, इच्छा शक्ति आपकी एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ये सोचो मत क्या, एक बात बताओ, समझो आप 1 साल जो पढ़ाई करें और ऐसी पढ़ाई आपने 10 साल भी किया ना, तब भी आप 700 नंबर नहीं ला सकते। तो फिर वो 1 साल क्या काम का आपने जो पढ़ाई करने का, ये आपको खुद को पता है कि आपने 1 साल में कितनी पढ़ाई करें, चाहे अदर क्लास कहीं भी लगा, ऑनलाइन पढ़ो, कुछ भी करो। तो मार्क्स लाने के लिए समय से ज़्यादा ज़रूरी होती है पढ़ने का जज्बा। आप टाइम से मार्क्स को कंपेयर करते, बोले सर 2 साल मिलते तो 700 लाता, 3 साल मिलते तो 800 लाता, 4 साल मिलते तो 900 लाता। फिर ऐसा होता है कि नहीं होता ना। और इतना कम समय भी नहीं कि आप 700 नहीं ला सकते। वैसे भी पढ़ाई का जो कंसेप्ट है ना, वो आखिरी के मोमेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और हम आपके लिए पूरा ले रहे हैं ना, ऐसा है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको जो बड़ा भी अपन 1 साल ही बचा तो अपन आधे सिलेबस लेंगे। अब तुम बताओ कौन कौन सा सिलेबस होना है ना। अपन खेल रहे कौन बनेगा करोड़पति यहाँ पे, नहीं आप कुछ चैप्टर दो, मैं कुछ चैप्टर 50-50 लेंगे, अपन पूरा लेंगे। और मैं पूरा लेने की जो कॉन्फिडेंस है इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुझे इस बात का विश्वास है कि अपन जैसे से आगे आगे जाएंगे तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ते आएंगे। तो एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो सिलेबस को कवर कर सकते। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, मैं नहीं मानता डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट होगा पर नामुमकिन नहीं है। फिर तो बस यही है कि जो जो रोज़ हो रहा वो ईमानदारी से घर से पढ़ के, अब अगर अपन इतने रिपीटेशन कर, इतने आराम से फार्मूला समझा रहा, और कल लिखाएंगे बच्चे पूछा बता रहे मोलैरिटी क्या है, तुम्हें वो गैंग 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 कर रहा, फिर कैसे होगा। फिर तो बोलते हैं मोलैरिटी क्या। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, चाहे मैं पढ़ो या कोई और टीचर पढ़ाए, चाहे यहाँ पढ़े या कहीं और भी पढ़े, जो आप अटेंड कर रहे हो आपको आना चाहिए, अदरवाइज आप अटेंड ही मत करो। अब ये फार्मूला मैंने बताया, दुनिया का कोई भी टीचर पर्टिकुलर फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा ले, बच्चे को घर पे आके कम से कम एक बार तो रजिस्टर खोल के पढ़ना पड़ेगा या थोड़ा सा लिख के देखना पड़ेगा, तो वो उसके आगे काम में आएगा। आगे मतलब रिवीजन के टाइम में, आगे जब भी टेस्ट रहेंगी, तब एग्जाम तो होना ही है कभी ना कभी, तो तब काम में आएगा। पर आप लोग क्या करते, आगे का सोचते नहीं कुछ, पर आज का ही सोचते। और आज ये बोले कब क्लास छुट्टी और कब मैं जाता और कब रास्ते से खाते जाता, यहाँ कुछ खा वहाँ कुछ खा, है ना। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान दो कि ये लर्न करना है फार्मूले आपको। अब अगर ये हो गया फार्मूले, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, तो अब आगे का फार्मूला, आज हम 2 और फार्मूले देखेंगे। सर वो मोलैरिटी के बाद फॉर्मेलिटी क्या होता है। देखो फॉर्मेलिटी जो है, फॉर्मेलिटी इट इज नथिंग बट मोलैरिटी। सिर्फ उसमें क्या होता है, जो सोल्यूट होता है वो नेचर में आयनिक कंपाउंड होना। अब ये नया लोच आ गया, आयनिक कंपाउंड क्या हो गया बेटा। आयनिक कंपाउंड मतलब ऐसा सोल्यूट जो आयनिक सॉलिड हो, जैसे NaCl, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड हो गया। बट अगर मैं बोलूँ यूरिया, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। फिर अगर बोलूँ KCl, Na2SO4, K2SO4, ये सब आयनिक कंपाउंड है, मतलब जिसमें आयंस निकलेंगे। तो अगर सोल्यूट नेचर में आयनिक कंपाउंड है, नहीं तू गिन ले, तेरे पैर की उंगलियां गिन ले कितने है तू, नहीं ऋतिक रोशन हो रहा तू 6 हो गए तेरी उधर, मतलब पैर की उंगलियां गिन रहे हो कितने,
उसके हाथ की है शायद से, है ना, तू पैर के दिख रहा मतलब। हाँ, जब मैं पढ़ा रहा कितना अच्छा पॉइंट बता रहा मैं कि सोल्यूट नेचर में आयनिक कंपाउंड है। तो आप क्या कर रहे हैं, ये पैर को लंबा कर रहे हैं, उसकी उंगलियां देख रहे कितने, तो कुछ कम ज़्यादा हो गया क्या? क्या विकास होगा उनका? हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो जो सोल्यूट अगर नेचर में आयनिक कंपाउंड है तो एट दैट टाइम जो मोलैरिटी रहेंगी उसी को फॉर्मेलिटी कहते हैं। दैट मोलैरिटी इज कॉल्ड एज फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला करेंगे फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम। वैसे ऐसा कुछ खास काम नहीं पड़ता, उसका टेंशन मत लो। अब इसके बाद अपन लेंगे, भाई सर को बुला लो दोनों को, पीपीएम, पीपीएम और पीपीबी। बड़ा पीपीएम और पीपीबी देखो क्या, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन और पीपीबी मतलब पार्ट्स पर मिलियन। जब सोल्यूट सॉल्वेंट की तुलना में बहुत कम है और वो सॉल्यूशन तो कहलाएगा, ऐसे सॉल्यूशन को वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मान लो अपन ने 1 गिलास पानी ली और उसमें 2 चम्मच शक्कर डाले, शुगर, हाँ, तो शुगर क्या होगा, सोल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और जब दोनों को मिक्स कर लेंगे तो इट इज शुगर सॉल्यूशन। अब 2 चम्मच ना डाल के अपन ने शुगर के 2 कंखड़े डाले, तब भी वो शुगर सॉल्यूशन ही बनेगा, बट वो बन जाएगा वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। बहुत लेट आए बाकी आप, ठीक है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, 2 वर्ड से बट वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अरे इधर देख रहे खरमुरे, मैं होना भी यहाँ, अरे वो आगे तो हम गए नहीं, बड़े बेवफा बच्चे भाई। मतलब मैंने फिजिक्स और बायोलॉजी के सर को बुलाया क्लास के अंदर, तो साला केमिस्ट्री का है फिर नहीं। इधर देखो, कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, एक्टिव मास, अरे एक ही है ना वो। तो पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन और पीपीबी मतलब पार्ट्स पर बिलियन। तो जैसे मैंने एग्जांपल, 1 गिलास पानी लिया अपन ने, उसमें 2 चम्मच शुगर डाले, तो ये एक ठीक ठाक सॉल्यूशन बनेगा। बट 1 गिलास पानी में अपन ने शुगर के 2 कंखड़े, 2 पार्टिकल, 2 दाने शुगर के, तो बन जाएगा वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अपन अगर किसी के साथ मजाक करना रहा, फिर बोले तेरे को आज मैं नींबू शरबत पिलाता, तो एक क्या लेने का, 1 गिलास पानी लेने का, 2 कंखड़े डालने के और 1 खांदा नींबू का कतरा बोले भी, तो वो कितना डाइल्यूट बनेगा, वो डाइल्यूट बन जाएगा। तो जब सॉल्वेंट की तुलना में सोल्यूट बहुत, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन का भी कॉन्सेंट्रेशन अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। बेसिकली अपन ने जो मोल फ्रैक्शन देखे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम सॉल्यूशन, पीपीबी सॉल्यूशन, all these are the method which are used to determine the concentration of solution। वो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के जो मेथड्स है, इनमें से कुछ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है और कुछ टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है। जैसे मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, बट मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही है। लाइक मोल फ्रैक्शन, लाइक मोलैलिटी, ये उनकी भाई है। तो पीपीएम और पीपीबी कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के किस टाइप के मेथड है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, लाइक मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी। पीपीएम का फॉर्मूला है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे सॉल्यूशन भी चलेगा, सॉल्वेंट भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। देखो सॉल्यूशन का फार्मूला क्या है, बहुत सिंपल है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। बट सोल्यूट अगर निग्लिजिबल अमाउंट में है तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अरे समझा क्या? तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन भी चलेगा और वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट भी चलेगा, इंटू 10⁻⁶। और पीपीबी का फार्मूला है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁹। तो वेट ऑफ सोल्यूट, बेटा दरवाजा लगा लेना, मतलब बार बार मजाक कर रहे हो,
लगाने के नाम पे लगा नहीं लगा नहीं लग रहा हो बेटा, बाहर से लगाओ, नहीं तो उसको ठीक। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶, जरा सावधान पोजिशन बैठो जरा, और वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁹ और ये प्लस टर्म है, माइनस टर्म नहीं है। ऑप्शन में यहाँ पे प्लस दे सकते, माइनस दे सकते, कंफ्यूज करने के लिए। और कभी कभी ना अपन इसमें कंफ्यूज होते कि साला प्लस था कि माइनस था। और अच्छी बात ये है कि किसको पूछ नहीं सकते, और कंफ्यूजन होगा तो फिर क्या करते हो, कॉन्सेंट्रेशन तो उसके ऊपर 10⁶ है, इट इज प्लस। मतलब आपको ये तो पता है कि पीपीएम में 10⁶ था, पर कंफ्यूजन क्या रहता, वो प्लस था कि। और ये कब होता, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते, तो बोले सर बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं